हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, जेई मेन एग्ज़ाम अब बस 15 डेज दूर है। 2 तारीख से शुरू हो रही है एग्ज़ाम। हो सकता है आपका डेट भी जल्दी आ जाएगा। तो देखो, अब तक आपने जो भी प्रिपेयर किया वो तो आपने कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से दिक्कत में होंगे क्योंकि सारा सिलेबस समेट नहीं पा रहे होंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या किया क्या छूटा। तो ऐसे टाइप से होंगे, और कुछ लोगों की हो सकता है किसी भी रीजन से, मैं यहाँ पे रीजन की बात नहीं करूँगा, किसी भी रीजन से तैयारी अच्छी नहीं हुई मान लो। तो देखो, ये आने वाला 15 डेज है ना, ये आप कुछ कर सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान लो कुछ भी नहीं होता, उससे बेटर आप इसमें से देखो जो जो टॉपिक आपको पता है पहले से कि इसमें एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो। मान लो आपने 100 चीज़ें पढ़ी हैं, 100 में से 100 चीज़ें आपको नहीं आती हैं, हो सकता है 20 चीज़ें आती हों। तो वो आप यहाँ से टॉपिक देखो, और आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो तो वो आप देखो, उसको लेके पढ़ो, एक बार रिवाइज करो। आप कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी टाइप के होते हैं, डुएबल होते हैं। तो ऐसे होने वाला है। अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप लोग एक बार टॉपिक्स देख के ऐसे ट्राई करो। मेरा विश्वास है कि आप इजीली 100 मार्क्स पार कर सकते हो, यानी 95 परसेंटाइल के आसपास पहुंच सकते हो या पार भी कर सकते हो। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या किया क्या छूटा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में उन्हें पता चलेगा अगर कुछ छूटा है तो वो लोग साथ साथ वीडियो के अपने मार्क करना, देखना क्या क्या पोर्शन आपका हुआ है और कौन सा पोर्शन आपका बाकी है। तो वैसे आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा कि अगर कुछ छूट रहा है तो आप उसको देख पाओगे। ये सारी वो टॉपिक्स है ना जो फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ सालों में पूछी जा रही हैं। इनसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर सेशन में ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मॉर्निंग में आ गया, इवनिंग में आ गया, सेकंड डे आ गया, फर्स्ट डे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट हर दिन जितने सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं सब में आ रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहले से एस्पायर कर रहे थे कि आप 95 परसेंटाइल तक चले जाओगे तो इजीली आप इस वीडियो को देखने के बाद 97 98 जा सकते हो। बस आप इसको वीडियो को सीरियसली लेना। तो चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम बाद अच्छे से बाकी बातें करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज टाइमली मिलती रहें, क्योंकि हम लोग आगे काफ़ी कुछ इस पर करने वाले हैं नया, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। तीनों सब्जेक्ट के लिए बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे उसके तरफ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फिजिक्स से। तो देखो, फिजिक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में देखो, जो एनएलएम वाला पोर्शन है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलएम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे एनएलएम में एसएचएम मिला दिया हो या फिर एनएलएम को किसी और के साथ मिक्स कर दिया हो, आपको एनएलएम से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो अभी भी टाइम है। एनएलएम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, जैसे कॉन्स्ट्रेंट जो होता था, एक रोप से बांध दिया दो ऑब्जेक्ट्स को तो दोनों साथ साथ मूव करती थी, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना होगा। उसके लिए ये लास्ट टाइम है। नेक्स्ट बात करें तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता था, फ्रिक्शन क्या होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करनी होंगी। नेक्स्ट बात करें तो हम इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रॉब्लम्स जो होते थे उनको भी फिर से रिवाइज करना होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा, और थोड़ा थोड़ा दिक्कत अगर आए तो आप लोग एक बार वापस से अपने नोट्स खोलो और देखो, क्योंकि इनके क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस इस चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इवन कि अगर हम लोग जो केवीएल यूज करते हैं ना, केवीएल भी हम लोग लाते हैं कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही ला लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर किसी भी फोर्स के टर्म में हो, लेकिन वहाँ पे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम काम आ सकता है। तो इसको भी आप लोग रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आपने रिवाइज पहले से पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करना, लेकिन नया से अभी अगर रोटेशनल मोशन पढ़ने सोचोगे तो काफ़ी बड़ा और थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। उससे बेटर आप दूसरा कुछ कर लो। देखो, रोटेशनल मोशन में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें सीख जाओ। जैसे पार्टिकल का एमवीआर होता है, या फिर जो भी हमारा रोटेट कर रहा है उसका आई ओमेगा होता है।
तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें देख लो। फिर एक क्वेश्चन फेमस है जो कि हमने एक साथ एक हॉलो स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर और एक सिलेंडर को हमने लुढ़का दिया इंक्लाइन प्लेन से सेम इंक्लाइन पे, तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो हैं, वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो वो आप देख लो। वहाँ एक फॉर्मूला भी आता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, तो वो भी आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करें तो ग्रेविटेशन। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ रखा है, फिर आपके लिए ग्रेविटेशन ईजी होने वाला है, क्योंकि जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, एनालॉजी के थ्रू आप पढ़ सकते हो। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। सेम याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, F इक्वल्स टू K Q1Q2/r²। तो काफ़ी सिमिलर सिमिलर सारे फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो आप एक बार कोई भी वीडियो देखो वन शॉट वाला, जिसमें आपको इजीली पता चल जाए एनालॉजी में कब क्या यूज करना है। जैसे के की जगह पे हम वहाँ जी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग उसको देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो एस्केप वेलोसिटी देख लेना और ऑर्बिटल मोशन। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू आई थिंक आपको याद होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी होती थी जिससे कुछ भी अगर आप अर्थ से लॉन्च करोगे या फेंक दोगे तो वापस अर्थ पे नहीं आएगी। तो देखो, नेक्स्ट इसके बाद एसएचएम का इक्वेशन देख लेना। एसएचएम में टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। क्योंकि देखो, वो लोग आपसे कोई एक दे देंगे सर्टेन कंडीशन, बोलेंगे कि बताओ एसएचएम है कि नहीं, अगर है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस टाइप से। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। उसके बाद एनर्जी एसएचएम में जो होता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में क्या आता था, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर टोटल एनर्जी आता था। वो सारी चीज़ आप लोग रिवाइज कर लेना। फिर जो हमारा स्प्रिंग और पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, वो वाला आप लोग देख लेना। जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड 2π√m/k, नॉर्मल स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और मास एक एम उससे लटका हुआ है। तो नेक्स्ट हम पेंडुलम के केस में क्या देखते थे, पेंडुलम वाला होता था 2π√L/g। तो वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करना। नेक्स्ट अपना हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर से डाइपोल को अच्छे से पढ़ना। डाइपोल से एक क्वेश्चन वो लोग पूछ ही लेते हैं जेईई मेंस में। और नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस पे जाना। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C=ε0A/d। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जाओगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वहाँ पे आप सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, जैसे कैसे हम लोग सर्किट को एनालाइज करते हैं, सर्किट में कैसे हम लोग पॉइंट पे पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। पॉइंट पोटेंशियल बहुत ज़रूरी है, आप लोग अगर नहीं अभी तक किए हो तो उसको एक बार जाके करो, क्योंकि उससे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका केवीएल वगैरह, किरचॉफ्स लॉ, वो पढ़ लो। ओम्स लॉ, जहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट करंट और रिलैक्सेशन टाइम, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उससे भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप देखना। नेक्स्ट बात करें तो पावर डिसिपेशन। रेसिस्टर में I²R, कैपेसिटर में Q²/2C। ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करना। इसके बाद जाना अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं अलग अलग वायर और लूप्स के वजह से। नेक्स्ट, फोर्स मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में जो लगता है QV sin थीटा, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखना। उसमें स्पेशली फैराडेज लॉ क्या होता था, E=d∅/dt, और उसके आगे जो माइनस आता था वो देता था लेंजेज लॉ। तो लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ये दोनों देख लेना, बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ, जब कोई रॉड मूव करता था मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसे ईएमएफ जनरेट होता था, वो चीज़ देख लेना। उसके बाद इंडक्टेंस देख लेना, सेल्फ और म्यूचुअल, दो टाइप के होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें चैप्टर्स में, ये टॉपिक आप देख लो, इस टॉपिक से आप मिलाओ क्या आपका छूटा है, अगर कुछ छूटा है तो जाके उसको देखो। नेक्स्ट इसके बाद एसी में LCR सर्किट। LCR में एक स्पेशल केस होता था रेजोनेंस का, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो देख लेना। फिर से पावर होता है, वो देख लेना, जो पावर इक्वल्स टू VRMS × IRMS जो हम लोग निकालते थे। नेक्स्ट, पावर फैक्टर cos फाई जो होता था, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज करना आप। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो देखो, ऑप्टिक्स में सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होती थी लेंसेज का, वो लेंस में का फॉर्मूला है, वो सब आप लोग एक बार देख लेना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U जो आता है वो देखना। फिर प्रिज्म का केस देख लेना, प्रिज्म में कैसे डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकालते हैं, उसका क्या रिलेशन होता है प्रिज्म के एंगल से।
फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देख लेना। फाइबर जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, उनका जो केस होता है TIR, वो सारी चीज़ें देखना। और फिर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये भी ये लोग ऑल्टरनेटिवली जनरली पूछते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेव ऑप्टिक्स, इसमें YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन जो होता था उसका फॉर्मूला देख लेना। और फिर पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला हमारा आता था, पोलराइज होके उसके बाद इंटेंसिटी कम होती थी, तो वो सारी चीज़ें देखना आप एक बार फिर से। पोलराइजेशन का फॉर्मूला देख लेना, इससे पक्का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, ये काफ़ी स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ये ट्रिकी नहीं होता है, ये काफ़ी सिंपल होता है। इससे क्वेश्चन आएगा वो आप डायरेक्टली बनाओगे। इवन इसमें सबसे इजी मेरे को लगता है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसका क्वेश्चन मतलब नो ब्रेनर होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला पता है, आपको कुछ दिमाग वमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन फॉर्मूला में वैल्यू डालो करो, तो वैसा ही है। नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कैलकुलेट करते थे, E=hc/λ या फिर E=hμ, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते थे, वो सारा रिवाइज कर लेना। फिर एटम्स में बोस मॉडल आता था, एनर्जी लेवल आता था, वहाँ पे एक फॉर्मूला आता था जिससे कि हम लोग सर्टेन जो भी ऑर्बिट होती थी उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन के क्या एनर्जी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग देखना। इसके बाद सेमीकंडक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जेई मेंस के लिए ही है। इसमें डायोड जो भी होते हैं और जो हमारा ट्रूथ टेबल आता था अलग अलग ये के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। नेक्स्ट इसमें और भी है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, स्विचेज, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। इनपुट आउटपुट जो भी होता था वो कैलकुलेट करना, एक बार देख लेना, वो मतलब ईजी सा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन आपके लिए स्कोरिंग होगा। नेक्स्ट इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेसेस होती थी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारी एक बार देख लेना प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस में क्या वर्क डन आता था, क्या इंटरनल एनर्जी आती थी, क्या रिलेशन होता था, ओके, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट KTG में, KTG छोटा चैप्टर है, अगर थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करें तो छोटा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है, तो स्कोरिंग ये भी है। इसमें आप लोग प्रेशर, टेम्परेचर, RMS वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लेना। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री में शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक है बिल्कुल, तो ये चीज़ अगर आपको आती है, नहीं तो आगे के चैप्टर्स में दिक्कत होगा। केमिस्ट्री में देखो क्या है ना, चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, जैसे जैसे आप पीछे का पढ़ोगे आगे की चीज़ें उससे जुड़ती जाएंगी, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आपका इवन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में भी मोल कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख सकते हो, ये मतलब अपना इंडिपेंडेंट चैप्टर है। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, इससे भी क्वेश्चंस वो लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरीज जो होती थी, VS-EPR थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था, sp2 sp3, ये सब। नेक्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो सबसे लेटेस्ट वाला था, MOT, तो ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा बहुत उससे हल्का सा डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका उधर का थर्मो अच्छा है तो इधर का भी आई होप अच्छा ही होगा। इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेस लॉ, ये सारी चीज़ें देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और साथ में आप लोग इस पे क्या क्या डिफरेंस आने से क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें देख लेना एक बार, क्लास में नोट्स में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ जो भी आते थे वो आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ अच्छे से देखोगे तो आपका ये हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम में, फिर इक्विलिब्रियम रिवाइज कर पाओगे। तो देखो उसके बाद ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और अरहेनियस इक्वेशन, इससे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं वो लोग। इसके बाद इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना बिल्कुल ही अच्छे से देखना। और नेक्स्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल, जैसे कि अगर इक्विलिब्रियम पे है कोई सॉल्यूशन तो उसमें हम लोग रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम प्रोडक्ट साइड से ऐड करने लगे तो क्या होगा, रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हमें बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल।
तो सारी चीज़ें देखना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग सेल का ईएमएफ वगैरह निकालना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती हैं उनका ईएमएफ कैलकुलेट करना, फिर नॉन्स्ट इक्वेशन जो आता था वो आप लोग देखना। एंड उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखना। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इससे मोर देन वन क्वेश्चंस आती हैं जनरली। इसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब चीज़ें देखना और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो भी इसमें आती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और जो भी हमारे लिगेंड्स होते हैं उनका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखना। नेक्स्ट उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना आप लोग जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन एंड कार्बन फैमिलीज, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिलीज एंड हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ये सारी चीज़ें देखना। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से देखना, ट्रांजिशन मेटल्स वाली। इसमें जो भी ट्रेंड्स होती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करते हैं, आप लोग अलोंग द रो जाते हो या अलोंग द कॉलम जाते हो तो प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट आता है, ये सब चीज़ देखना। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये सब चीज़ें देख लेना। इनका कैसे ये होता है डिकम्पोजिशन वगैरह, कुछ रिएक्शंस वगैरह इन लोग की होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देखना। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना, उससे भी क्वेश्चंस आती हैं। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब होते हैं जिस कंपाउंड में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जब होता है तब वो प्रॉपर्टी शो करता है, वो वाली। तो आप लोग एक बार देखना है इसको। नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेस है भाई GOC, इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह होता है। नोमेनक्लेचर से भी वो लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो जनरली इजी माना जाता है। नेक्स्ट आइसोमरिज्म, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपने किया हुआ है तो रिवाइज करना। वैसे ये तो पूरे आगे काम आती है जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं तो। उसके बाद देखो रेजोनेंस, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेजोनेंस शो करते हैं, जैसे बेंजीन को ही ले लो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखना। नेक्स्ट इसके बाद हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, SN1 SN2 रिएक्शंस, मैकेनिज्म होती थी रिएक्शन की, ये भी आपको देखनी होगी एक बार क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अल्कोहल फेनॉल्स ईथर्स, इसमें रिएक्शंस एंड एसिडिटी ऑफ फेनॉल्स, ये देख लेना। नेक्स्ट अल्डिहाइड एंड केटोन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़ा इजी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा मुझे लगता था। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें एसिडिटी एंड रिएक्शंस किससे किससे रिएक्ट करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये चीज़ें देखना। उसके बाद अमीन्स, इसमें बेसिसिटी और अमीन्स किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं। उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नेम रिएजेंट्स, तो नेम्ड रिएजेंट्स ये वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, लूकस रिएजेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन से ले लो या उसके आगे जो भी रिएक्शंस आती हैं, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो सारी भी कवर करना जरूर। नेक्स्ट चलो चलते हैं अब मैथ्स के तरफ। तो देखो मैथमेटिक्स में अलजबरा में कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करना। तो देखो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका मॉडुलस निकल के जो आता है, फिर आर्गुमेंट आता है, फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है डी मॉइवर्स थ्योरम, ये भी याद करना, मतलब एक बार देख लेना अच्छे से अगर भूल गए हो तो। नेक्स्ट इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। जैसे इक्वेशन दे देगा आपको, आजकल फेमस है ना ज़्यादा वो पावर 4 वाले इक्वेशंस देके उनका एनालिसिस आपसे पूछता है, उनके रूट्स कैसे होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली उनको आप लोग रिवाइज करना। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें APGP वो तो आप जानते ही हो, नेक्स्ट AGP एक होता था, इसका जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सर आप लोग रिवाइज करना, जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ GP सम ऑफ AP, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेना। नेक्स्ट PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या ही है, इसमें तो आप लोग को जो भी हो चैप्टर में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी मार्क किए हुए हो क्वेश्चंस वो देखना कैसे वो सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जनरली माना जाता है ना PNC वगैरह के क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस अगर
मतलब उस टाइम पे क्लिक नहीं करे एग्जाम में कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ था या कैसे होगा, तो ज़्यादा टाइम इनमें दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये आपका टाइम खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है। तो ये सारी मतलब ऐसी हैं कि अगर आप अच्छे से नहीं किए हो तो छोड़ दो। नेक्स्ट इसके बाद बायनोमियल थ्योरम, ये थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। तो इसमें आप लोग देख लेना, जनरल टर्म जो होता है उस टर्म में कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट निकालने के लिए बहुत बार पूछता है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये स्कोरिंग पार्ट है। अलजेब्रा का सबसे स्कोरिंग मुझे यही लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं। तो इसमें देखना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर दो रो सेम हो गए तो उस केस में वो जीरो हो जाता है, जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग देख लेना एक बार। उसके अलावा एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का, इन्वर्स वो लोग पूछ लेते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए वो अपना फॉर्मूला जो आता है 1/अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऐसा करके आता था, तो उससे आप लोग निकाल सकते हो। तो एक बार रिवाइज कर लेना मेथड जो भी होता है। उसके बाद सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करके कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वो एक बार देख लेना। और कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस आते हैं वहाँ से, कब क्या केस होता है वो चीज़ें रिवाइज करना। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, इसमें आप लोग स्पेशली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये दो चीज़ बिल्कुल अच्छे से देखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बाइनोमियल आपने ऊपर पढ़ा है तो यहाँ भी देख लेना, आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन कंडीशनल और बेस थ्योरम, इससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद चलो कैलकुलस साइड में। तो कैलकुलस मेरा मानना है थोड़ा सा कॉम्परेटिवली कम ट्रिकी पड़ता है, अगर इंटीग्रेशन को छोड़ दें तो इंटीग्रेशन में भी डेफिनिट वाला ज़्यादा। तो देखो, अब इनडेफिनिट में केस क्या है ना, देखो इनडेफिनिट में आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके अपना ला लोगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वैसे भी बना सकते हो। डेफिनिट में तो वो काम नहीं हो पाएगा ना, तो दिक्कत होता है। तो इसमें देखो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसमें आप लोग अपना लिमिट, जो भी लिमिट वाले क्वेश्चन है उनमें कंटिन्यूटी चेक करना और उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, ये क्या बेसिक बेसिक होते हैं वो सारी चीज़ें देखना। और जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है वो तो एवरग्रीन है, अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो फिर तो बोनस है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है ना, देखो क्वेश्चन देगा डायरेक्टली नहीं लगेगा कि एल हॉस्पिटल लग रहा है, 2-3 बार लगता है कभी कभी, कभी कभी थोड़ा सा उसमें ट्रांसफॉर्म करके फिर लगता है, तो वो सारी चीज़ें देखना थोड़ा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, ये तो सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है कैलकुलस में, क्योंकि देखो इसमें मेहनत कम है कंपैरेटिवली, तो अच्छे से करना डिफरेंशिएशन को, क्योंकि डिफरेंशिएशन अच्छे से करोगे तो एओडी आपका अच्छा हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हमारे जो भी रेट्स वगैरह निकालने होते थे वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अच्छे से करना, इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट कर लोगे, डेफिनिट अगर कर लोगे तो फिर आपका एरिया अंडर कर्व बहुत अच्छा हो जाएगा, तो एरिया निकालने का भी क्वेश्चन आता रहता है एरिया अंडर कर्व से। नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में वो लोग कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं डिग्री ऑर्डर ये सब चीज़ें, तो ये देख लेना। उसके अलावा सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, वो देखना। एटलीस्ट डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं किसी इक्वेशन में, वो चीज़ बिल्कुल ही देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन है ना वो सब लोग बना के आएंगे, आप छोड़ के आओगे तो फिर आपका नुकसान है, उनका तो फायदा हो गया, बोनस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। ये अगर आप एक मेहनती छात्र हो, मतलब मेहनत आप करते हो, तो आपका ये पोर्शन मैथ्स का अच्छा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा देखें तो मेंस के लेवल पे जब आप देखोगे ना, ये मेहनत का काम ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन मेहनत काफ़ी करवाते हैं ये सारे के सारे चैप्टर। स्पेशली वेक्टर 3D का क्वेश्चन जनरली ईजी आते हैं अगर बोला जाए तो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है कोनिक सेक्शन वाला, कोनिक सेक्शन में भी दिक्कत देखो क्यों आती है, क्योंकि पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो पहचान पाओगे। अब मान लो पहले शेप पहचानोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फॉर्मूला सब यूज करोगे ना, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन, कैसे इक्वेशन दे देता है तोड़ मरोड़ के, तब इक्वेशन को पहले अरेंज करोगे, फिर देखोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन किससे मैच कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कोनिक सेक्शन थोड़ा ट्रिकी है, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स ये तो कॉम्परेटिवली ईजियर है, वेक्टर 3D ज़्यादा ईजी है क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल पे जनरली नहीं जाता है मेंस में। नेक्स्ट उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में फिर वही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिनका जनरल सॉल्यूशन कुछ होता है और वो सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल वैल्यूज जो आती थी हमारी ITF की, वो देख लेना।
और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये देखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे भी और फिजिक्स में भी हर जगह काम आती हैं। इनमें साइन रूल, कोसाइन रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकालते हैं, तो वो चीज़ें आप देख लेना। अगर आपको कोऑर्डिनेट दी हुई है तो कैसे निकालोगे। फिर वेक्टर के फॉर्म में क्या आता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी देख लेना आप लोग। हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करके आता था जो। तो सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो देखो इतना टॉपिक्स अगर आप कर लिए हो या फिर कर ले रहे हो अभी से भी, अगर कुछ छुट्टी है तो ये ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल से ऊपर जाने वाला सिलेबस है। इतना कवर करने के बाद आप इजीली 98 परसेंटाइल से ऊपर जाओगे अगर आपने मेहनत सच में किया है तो। और अगर नहीं किया, आप अभी से भी कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट अगर ठीक है, आप बस अभी से भी इसको रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आप 95 पार कर जाओगे। तो बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आप थोड़ा सा सीरियसली इसको 15 डेज के लिए लो, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आप एक बार, आपको पता है 95 पार कर जाओगे तो चांसेस हैं कि NITs वगैरह मिल सकती हैं कुछ। और अगर 97, 96.5 ऐसा चलेगा ना, फिर कोई ना कोई NIT मिल जाता है जनरली। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग, मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा यहाँ पे, जेई वाला जो होगा ग्रुप, उसमें आप लोग ये PDF आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लो और इससे आप लोग देखो, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये पूरा प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा ट्रेंड्स है ना, उसको एनालाइज करके बनाया हुआ है। प्रीवियस 5, 6, 7 ईयर्स का अप्रोक्स मान लो, उनका उतना पकड़ के देख के बनाया हुआ है। तो इतना करने से आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो देखो छूटेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, 120 नंबर भी आप जा रहे हो तो आप सीधा 96 परसेंटाइल के आसपास चले जाते हो, 96, 97। तो इस तरह से देखो तो 300 में से अगर आप आधा भी कर ले रहे हो ना, आपको अच्छा वाला NIT मिल जाता है जनरली। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा के चक्कर में नहीं भागो, यहाँ पे जो मेंशन किया है उससे आप लोग मिलाओ, आप लोग मैच करो, क्या आपका छूट रहा है नहीं छूट रहा है। तो जो भी है आप एक स्ट्रेटेजी बना के 15 डेज में कवर करो। बाकी फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।